नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अस्तित्व की लड़ाई। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके हाथों में कोर्ट का नोटिस फड़फड़ा रहा था। हतप्रभ सी बैठी थी वह। उसे एकदम जड़वत बैठा देखकर उसके दोनों बच्चे उससे चिपक गए। उनके स्पर्श मात्र से उसकी ममता का सैलाब उमड़ आया और आंसू बहने लगे। आंसुओं की धार उसके चेहरे को ही नहीं, उसके मन को भी भिगो रही थी। न जाने इस समय वह कितनी भावनाओं की लहरों पर चढ़ उतर रही थी। घबराहट, दुख, डर, अपमान, असमंजस और न जाने क्या क्या झेलना बाकी है। अभी संघर्षों का दौर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब भी उसे लगता कि उसकी जिंदगी में अब ठहराव आ गया है, सब कुछ सामान्य हो गया है, कि फिर उथल पुथल शुरू हो जाती है। दोनों बच्चों को अकेले पालने में जो उसने मुसीबतें झेली थीं, उनकी स्थितियों को समझने लायक बड़े होने के बाद उसने सोचा था कि वे कम हो जाएंगी, और ऐसा हुआ भी था। दीक्षा 11 साल की हो गई थी और दक्ष 9 साल का। दोनों अपनी माँ की परेशानियों को न सिर्फ समझने लगे थे, वरन सच्चाई से अवगत होने के बाद उन्होंने अपने पापा के बारे में पूछना भी छोड़ दिया था। पिता की कमी वे भी महसूस करते थे, पर नानी और मामा से उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद वे दोनों एक तरह से माँ की ढाल बन गए थे। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को अपने पापा का पूरा सच मालूम हो, इसलिए कभी विस्तार से इस बारे में बात नहीं की थी। उसे अपनी ममता पर भरोसा था कि उसके बच्चे उसे गलत नहीं समझेंगे। कागज पर लिखे शब्द मानो शोर बनकर उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे। चरित्रहीन, चरित्रहीन है यह, चरित्रहीन है, इसलिए इसे बच्चों को अपने पास रखने का भी हक नहीं है। ऐसी स्त्री के पास बच्चे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार कैसे मिल सकते हैं, इसलिए बच्चों की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। एक पिता होने के नाते मैं उनका ध्यान ज़्यादा अच्छी तरह रख सकता हूँ और उनका भविष्य भी सुरक्षित कर सकता हूँ। चरित्रहीन शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके अंतस पर प्रहार कर रहा था। माँ को रोता देख दीक्षा ने कोर्ट का कागज माँ के हाथों से ले लिया। ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना अवश्य जान गई कि माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। दक्ष, तू सोने जा, दीक्षा ने कहा तो वह बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, सब जानता हूँ। हमारे पापा ने नोटिस भेजा है और वे चाहते हैं कि हम उनके पास जाकर रहें। ऐसा कभी नहीं होगा। मम्मी, आप चिंता ना करें। मैंने टीवी में एक सीरियल में देखा था कि कैसे कोर्ट में बच्चों को लेने के लिए लड़ाई होती है। मैं नहीं जाऊंगा पापा के पास। दीदी, आप भी नहीं जाना। दक्ष की बात सुनकर वह हैरान रह गई। सही कहते हैं लोग कि वक्त किसी को भी परिपक्व बना सकता है। मैं भी नहीं जाऊंगी उनके पास और कोर्ट में जाकर कह दूंगी कि हमें मम्मी के पास ही रहना है। फिर कैसे ले जाएंगे वे हमें? मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं। इतने सालों तक एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए, फिर अब क्यों ड्रामा कर रहे हैं? दीक्षा के स्वर में रोष था। कोई गलती न होने पर भी वह इस समय बच्चों से आँख नहीं मिला पा रही थी। छी, कितने गंदे शब्द लिखे हैं नोटिस में। किसी तरह उसने उन दोनों को सुलाया। रात की कालिमा परिवेश में पसर चुकी थी। उसे लगा कि अंधेरा जैसे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। इस बार यह अंधेरा उसके बच्चों को छीनने के लिए आ रहा है। भयभीत हो उसने बच्चों की ओर देखा। नहीं,
वह अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं होने देगी। अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे अलग कर सकती है वह? तब कहाँ गया था पिता का अधिकार जब उसे बच्चों के साथ घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था। बच्चों की बगल में लेटकर उसने उनके ऊपर हाथ रख दिया, जैसे कोई सुरक्षा कवच डाल दिया हो। उसके दिलो दिमाग में बार बार चरित्रहीन शब्द किसी पैने शीशे की तरह चुभ रहा था। कितनी आसानी से इस बार उस पर एक और आरोप लगा दिया गया है, और विडंबना तो यह है कि उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया गया है, जिसे कभी झिल्ली, मूर्ख, बेअक्ल और गंवार कहा जाता था। माया को लगा कि महेश का स्वर इस कमरे में भी गूंज रहा है कि तुम चरित्रहीन हो, तुम चरित्रहीन हो। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। सिर में तेज दर्द होने लगा था। समय के साथ शब्दों ने नया रूप ले लिया, पर शब्दों की व्यूह रचना तो बरसों पहले ही हो चुकी थी। अचानक तुम गंवार हो, तुम गंवार हो शब्द गूंजने लगे। माया घिरी हुई रात के बीच अतीत के गलियारों में भटकने लगी। माँ बाप ने तुम जैसी गंवार मेरे पल्ले बांध मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तुम्हारी जगह कोई पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बीवी होती तो मुझे कितनी मदद मिल जाती। एक की कमाई से घर कहाँ चलता है? तुम्हें तो लगता है कि घर संभाल रही हो, तो यही तुम्हारी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। अरे घर का काम तो मेड भी कर सकती है, पर कमा कर तो बीवी ही दे सकती है। महेश हमेशा उस पर झल्लाता रहता। माया ज़्यादातर चुप ही रहती थी। बहुत पढ़ी लिखी ना सही, पर ग्रेजुएट थी। बस आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का मौका ही नहीं मिला। कॉलेज खत्म होते ही शादी कर दी गई। सोचा था शादी के बाद पढ़ेगी, पर सास ससुर, देवर, ननद और गृहस्थी के कामों में ऐसी उलझी कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाई। टैलेंट उसमें भी है, मूर्ख नहीं है। कई बार उसका मन करता कि चिल्लाकर एक बार महेश को चुप ही करा दे, पर सास ससुर की इज्जत का मान रखते हुए उसने अपना मुंह ही सील लिया। घर में विवाद हो यह वह नहीं चाहती थी, मगर मन ही मन ठान जरूर लिया था कि वह पढ़ेगी और स्मार्ट बनकर दिखाएगी। स्मार्ट यानी मॉडर्न, और वह भी कपड़ों से। ऐसी महेश की सोच थी, पर वह स्मार्टनेस सोच में लाने में विश्वास करती थी। जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो गए तो उसकी कोशिशें फिर ठहर गईं। बच्चों की अच्छी परवरिश प्राथमिकता बन गई, मगर खर्चे बढ़े तो महेश की झल्लाहट भी बढ़ गई। बहन की शादी पर लिया कर्ज, भाई की भी पढ़ाई और माँ बाप की भी जिम्मेदारी। गलती उसकी भी नहीं थी, वह समझ रही थी। इसलिए उसने सिलाई का काम करने का प्रस्ताव रखा, फिर ट्यूशन पढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा, पर गालियाँ ही मिली। कोई सोफिस्टिकेटेड जॉब कर सकती हो तो करो, पर तुम जैसी गंवार को कौन नौकरी देगा? बाहर निकलकर उन वर्किंग वुमेन को देखो, क्या बढ़िया जिंदगी जीती हैं। पति का हाथ भी बटाती हैं और उनकी शान भी बढ़ाती हैं। माया सचमुच चाहती थी कि कुछ करे, मगर वह कुछ सोच पाती उससे पहले ही विस्फोट हो गया। निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी ले जा। मुझे तेरी जैसी गंवार की ज़रूरत नहीं। मैं किसी नौकरी पेशा से शादी करूँगा। तेरी जैसी फूहड़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। सकते में आ गई थी वह। फूहड़ और गंवार मैं हूँ कि महेश, कह ही नहीं पाई वह। सास ससुर के समझाने पर भी महेश नहीं माना। उसके खौफ से सभी डरते थे। उसके चेहरे पर उभरे एक राक्षस को देख उस समय वह भी डर गई थी। सोचा कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वह वापस आ जाएगी। 3 साल की दीक्षा और 1 साल के दक्ष को लेकर जब उसने घर की दहरी के बाहर पाँव रखा था
तब उसे क्या पता था कि महेश का गुस्सा कभी शांत होगा ही नहीं। मायके में आकर भाई भाभी की मदद व स्नेह पाकर उसने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई की। फिर जब एक कंपनी में उसे नौकरी मिली तो लगा कि अब उसके सारे संघर्ष खत्म हो गए हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, खुद का किराए पर घर ले लिया। इतने सालों बाद फिर से यह झंझावात कहाँ से आ गया? यह सच है कि महेश ने तलाक नहीं लिया था, पर सुनने में आया था कि किसी पैसे वाली औरत के साथ ऐसे ही रह रहा था। सास ससुर गांव चले गए थे और देवर अपना घर बसाकर दूसरे शहर में चला गया था। फिर अब बच्चे क्यों चाहिए उसे? वह इस बार हार नहीं मानेगी, वह लड़ेगी अपने हक के लिए, अपने बच्चों की खातिर। आखिर कब तक उसे महेश के हिसाब से स्वयं को सांचे में ढालते रहना होगा? उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़नी ही होगी। आखिर कैसे वह जब चाहे जैसा मर्जी इल्ज़ाम लगा सकता है? और फिर किस हक से अब वह तलाक लेगी महेश से? अदालत में जज के सामने खड़ी थी माया। मैं अपने बच्चों को किसी भी हालत में इसे नहीं सौंप सकती हूँ। मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं। पिता का कोई दायित्व कब निभाया है इस आदमी ने? तुम्हारी जैसी महत्वाकांक्षी, रातों को देर तक बाहर रहने वाली, ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट और मॉडर्न औरत के साथ बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? पुरुषों के साथ मीटिंग के बहाने बाहर जाती है, उनसे हंस हंस कर बातें करती है। मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या यह अब किसी भी आदमी के साथ घूमने के लिए आज़ाद है? जज साहब, मैं इसे अभी भी माफ़ करने को तैयार हूँ। यह चाहे तो वापस आ सकती है, मैं इसे अपना लूँगा। नहीं, कभी नहीं। तुम इसलिए मुझे अपनाना चाहते हो ना क्योंकि मैं अब कमाती हूँ। तुम्हें उस अमीर औरत ने बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कमा कर खिलाऊं। महेश, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं हूँ और न ही तुम्हें बच्चों की कस्टडी दूंगी। हाँ, तुमसे तलाक जरूर लूँगी। जज साहब, अगर बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मेहनत कर पैसा कमाना चरित्रहीनता की निशानी है तो मैं चरित्रहीन हूँ। जब मैं घर की देहरी के अंदर खुश थी तो मुझे गंवार कहा गया। जब मैंने घर की देहरी के बाहर पाँव रखा तो मैं चरित्रहीन हो गई। आखिर यह कैसी पुरुष मानसिकता है? अपने हिसाब से तोड़ती मरोड़ती रहती है औरत के अस्तित्व को, उसकी भावनाओं को अपने दंभ के नीचे कुचलती रहती है। मुझे बताइए, मैं चरित्रहीन हूँ या महेश जैसा पुरुष? माया के आंसू बांध तोड़ने को आतुर हो उठे थे, पर उसने खुद को मजबूती से संभाला। मैं तुम्हें तलाक देने को तैयार नहीं हूँ। तुम भिजवा दो तलाक का नोटिस, चक्कर लगाती रहना। फिर अदालत के वर्षों तक महेश फुफकारा था। केस चलता जा रहा था। दीक्षा और दक्ष को माया को ना चाहते हुए भी केस में घसीटना पड़ा। जज ने कहा कि बच्चे इतने बड़े हैं कि उनसे पूछना जरूरी है कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। हम इस आदमी को जानते तक नहीं हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, फिर इसके साथ कैसे जा सकते हैं? हम अपनी माँ के साथ ही रहेंगे। अदालत में 2 साल तक केस चलने के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया। महेश को बच्चों की कस्टडी नहीं मिल सकती और माया पर मानसिक रूप से अत्याचार करने व उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालने के जुर्म में उस पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। ऐसी घृणित सोच वाले पुरुष ही औरत की अस्मिता को लहूलुहान करते हैं और समाज में उसे सम्मान दिलाने की बजाय उसके सम्मान को तार तार कर जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। माया को परेशान करने के एवज में महेश को उन्हें
वह 5 लाख का हर्जाना भी देना होगा। माया ने महेश के आगे तलाक के पेपर रख दिए। बुरी तरह से हारे हुए महेश के सामने कोई विकल्प ही नहीं बचा था। दोनों बच्चों के लिए तो वह एक अजनबी ही था। कांपते हाथों से उसने पेपर्स पर साइन कर दिए। अदालत से बाहर निकलते हुए माया के कदमों में एक दृढ़ता थी। दोनों बच्चों ने उसे कसकर पकड़ा था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।